टाइगर देख लिया, क्योंकि हमारे पास पहले 20-25 जानवर थे, गाय भैंसे थे, हम उन्हें चुगा के ला रहे थे। तो 12 अक्टूबर 2005 की बात है, हम उसमें रिवर से लात घर को आ रहे थे। शाम को 4:30 की बात है, वो आया। हमने सोचा कि कोई जानवर बोल रहा होगा या वार्ड बॉय होगा या कोई एनिमल से बोल रहा होगा। हमें ये पता नहीं था कि टाइगर, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में लाइफ में 30 साल की एज से 50 बार टाइगर देख लिया होगा। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने जानवर अपने कई मवेशियों को बचाया हुआ है टाइगर के मुँह से। होता क्या है कि जब आने के बाद उसने झपटा यूँ, उसने यहाँ से ही 3 कदम भागा था। उसने गिराने के बाद आंतें बाहर निकल गई थी और पैर की हड्डी का पूरा टेढ़ा तोड़ दिया था। क्या हुआ था उस समय? कितनी देर तक आप बाघ और आपके बीच सामना हुआ? कितनी देर तक बाघ ने आपको पकड़े रखा? 5 मिनट तक संघर्ष हुआ है टाइगर से। आपका और बाघ के बीच 5 मिनट का संघर्ष हुआ। आप बचे कैसे? बाघ ने आपको आपने अपने आप को कैसे छुड़ाया? कुछ संघर्ष भी किया, कुछ साथ में 3-4 लोग और भी थे, उन लोगों ने भी संघर्ष किया। क्योंकि इस्तीफा किया है कि मुझे मारने से पहले एक और था साथ में, उसे पकड़ने के चक्कर में था। वो बेचारा तो पेट में चले गया, मुझे गिरा गया। उसने सोचा कि तो मार दिया। तो उसके बाद वो मेरे ब्लड के साथ ही, जहाँ मुझे लोग चारपाई में लाए, ब्लड के साथ ही वो टाइगर जो है पीछे पीछे आया। उसने फिर घर में जाकर 3-4 लोगों को अटैक किया था। कितना उसके बाद क्या हुआ? कुछ आपको याद है कि आपको टाइगर ने चार्ज किया, आपको कुछ लोगों ने छुड़ाया, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? उसके बाद यहाँ से फिर रामनगर, एक होटल वाले हैं अंसारी जी हैं, वो रामनगर ले गए मुझे। क्योंकि रामनगर के बाद फिर मेरे को बेहोशी पड़ गई थी। कहते हैं कि रात को 3 बजे सुशला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, ऑपरेशन हुआ है। क्योंकि 30 दिन में आके होश में आया था। ये इंतजार करिए ना। तो उस तक से 2005 में ढिकाला में कार्यरत मदन पांडे पर भी आदमखोर ने इसी साल हमला किया था। इनका पैर और कंधा बुरी तरह से नोच डाला था। मई 2005 की घटना है, 26 मई 2005 की। उस बार हम जैसे भोजन करके अपना, मैं वहाँ पर शॉप का कार्य करता था। शॉप निगम की थी, कुआं मंडल की। वो बंद करके भोजन करके रूम में स्टॉक क्वार्टर में सोने के लिए जा रहे थे। तो सोने के लिए जैसे जा रहे थे तो दरवाजे पे ही चिटकन खोलने में उन्होंने, टाइगर ने पीछे अटैक किया। टाइग्रेस थी वो बताते हैं, शेरनी। तो उसने, मेरे को तो उसमें अनुभव नहीं रहा। तो उसके बाद उसने अटैक किया तो मेरे को खींच के बाहर लाई। तो उसने पूरा जगड़ के, पहले तो मैंने अपनी कोशिश की लेकिन मैं छोड़ा नहीं पाया उसे। तो उसने फिर मेरा धीरे धीरे कैप्चर करके ये टांग इधर से काटनी शुरू करी। और फिर इधर पूरी टांग इधर इसको काट के गिरा के, जब दर्द हुआ तो मेरे मुंह से चीख निकालने की कोशिश की मैंने, लेकिन निकली नहीं। तो मैं नीचे गिरा तो फिर उसने मेरा इधर कंधा शोल्डर पूरा तोड़ा था, इधर पॉइंट करके ये तोड़ा। तो उसके बाद ये तोड़ने के बाद कैप्चर किया तो नीचे फिर मेरे को होश नहीं रही। तो करीब 100 मीटर करीब नीचे एक नाला था, वो उसके पास से मेरे को नाले तक ले गया। नाले पे ले गया तो उसके बाद उसने धीरे धीरे मेरा सिर फाड़ना शुरू किया। ऊपर सिर फाड़, मेरे को तो मेरे को होश आया तो मेरा सिर फाड़ आता है धीरे धीरे। तो मेरे मुंह से उस समय चीख निकल गई, आवाज़ निकली। चीख को निकलने के, जब चीख निकली तो चीख की आवाज़ सुन के कोई गाइड लोग वहाँ पर आए, बगल में गाइड लोग थे, वो आए। तो उन्होंने फिर 1-2 आए तो उन्होंने हल्ला किया सब जगह, सबको बुला के। तो फिर जीप से आई, वो आए, सब लोग आए, उन्होंने मशाल जलाई, वो किया, हवाई फायरिंग की। तब जाके उसने 2-3 हवाई फायरिंग करने के बाद वो छोड़ के थोड़ा दूर गई। तो उसके बाद फिर 2-3 जन को थोड़ा हिम्मत थी गाइड लोग, वो नीचे से मेरे को पकड़ के खींच के नाले से ऊपर अपने पास लाए। ऐसा नहीं कि आज सिर्फ आदमी ही बाघ से बचता फिर रहा है, बल्कि बाघ भी आदमी के हाथों लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। आदमी के खूनी पंजों से बाघों को बचाने की मुहिम 3 दशक पहले प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से शुरू हुई थी। कॉर्बेट नेशनल पार्क इस परियोजना से सबसे पहले जुड़ा था। 2010 की गणना में जिन अभयारण्यों में बाघों की तादाद बढ़ी है, उनमें कॉर्बेट नेशनल पार्क भी शामिल है। 2200 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य में 2003 में कुल 164 बाघ विचरते थे, मगर आज इनकी तादाद बढ़कर 214 हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स जो हैं वो NTCA द्वारा जो भी गाइडलाइंस हैं उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। लेकिन फिर भी इस पूरे इलाके में जो प्रोटेक्शन है
वो किसी भी टाइगर रिज़र्व की प्रायोरिटी होती है और उसके लिए कहीं ना कहीं टाइगर रिज़र्व को अपने एफर्ट्स करने होते हैं। ब्रॉड गाइडलाइंस जरूर हमको सेंट्रल लेवल से मिलती हैं। तो अगर 2007 के कंपैरिजन में 2010 में कॉर्बेट में टाइगरों की संख्या में अप्रिशिएबल ग्रोथ हम देख रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हम अपने जो प्रोटेक्शन का जो हमारा सेटअप है उसमें हम लोग सफल रहे हैं और हम लोग सही ढंग से उनको प्रोटेक्ट कर पाए हैं। हर जो हैबिटेट होता है, जो फॉरेस्ट होता है, उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व भी एक कैरिंग कैपेसिटी रखता है। निश्चित रूप से उसके बाद जो टाइगर्स होते हैं वो आसपास के फॉरेस्ट में उनका डिस्पर्जल होता है। आज जो हम संख्या देख रहे हैं वो कॉर्बेट लैंडस्केप की है, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व इंक्लूडेड है। तो इसमें संख्या बढ़ी है, इसके माने ये हुआ है कि जो कॉर्बेट एक सोर्स पॉपुलेशन है, इससे डिस्पर्स करके जो टाइगर हमारे बाहर के क्षेत्रों में जा रहे हैं वहाँ भी उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी है। आपको प्रोटेक्शन पे ध्यान देना होता है, आपको हैबिटेट मैनेजमेंट पे ध्यान देना होता है, कहीं ना कहीं जनता की सहभागिता भी महत्वपूर्ण है। अगर वो लोग संरक्षण का सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आप अकेले सरकारी सेटअप के भरोसे उसको संरक्षित नहीं कर सकते। यहाँ मौजूद आला अधिकारियों की एक ही राय है कि चाहे बाघों का संरक्षण हो या फिर दूसरे वन्य जीवों का संरक्षण, इसमें आम सहभागिता जरूरी है। कॉर्बेट रिज़र्व देखिए कई एंगल से काम कर रहा है वर्तमान में। जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 73 से, ये मुख्यतः विभागीय कार्य था, लेकिन पिछले 30, 35, 40 सालों में इसमें निखार आता चला गया। सबसे पहली चीज़ ये रही कि इसमें विभागीय प्रतिबद्धता रही और जिसके परिणाम पूरी दुनिया के सामने हैं। और इस वर्ष जो हमारे परिणाम आए, बाघ के आंकड़े जो भी आए, वो सबके सामने हैं। देश में बाघों के संरक्षण के लिए और उन्हें आदमखोर होने से बचाने के लिए बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। जहाँ तक भविष्य की प्लानिंग है उसके बारे में मैं सीधा सीधा कहने से बचूंगा, क्योंकि मेरे पास, और जहाँ तक हम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व की बात करें, आधिकारिक तौर पे हमारे पास कोई ऐसा रेडीमेड फार्मूला नहीं है। क्योंकि हमारी जो नियोजन है, जो प्लानिंग है, वो बहुत कुछ हमारी आर्थिक गतिविधियों पर, सरकारी नीतियों पर, भारत सरकार की नीतियों पर, राज्य सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगी। लेकिन हम चाहेंगे कि टाइगर रिज़र्व के इर्द गिर्द जो वसाहतें आ रही हैं उन पर किसी न किसी लेवल पर नियंत्रण हो और कोई उसके लिए एक बेस लाइन कोई तैयार की जाए कि यहाँ पर आके हम आगे नहीं जाएंगे। सबसे ज़रूरी बात है कि जंगलों को इंसानी दखल और चोर शिकारियों से बचाया जाए। आदमी जब बाघ का चित्र बनाता है तो बाघ को आदमी द्वारा जबड़ों से पकड़कर फाड़ते हुए बनाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि यदि बाघों के हाथों में कलम होती और वे आदमी का चित्र बनाते तो निश्चित ही आदमी के शरीर की बोटी बोटी करके बनाते। हमारी बाघ की कथा का यह अध्याय तो खत्म हो चुका है, लेकिन हम कामना करते हैं कि हमारे देश के जंगलों की शान बाघ कभी खत्म ना होने पाए।